कुछ जगहों के नाम सुनते ही एक अजीब सी सहरन होती है ना? ऐसा ही एक नाम है दुमास बीच। ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये कहानी है। एक ऐसी कहानी जिससे समंदर की लहरें नहीं बल्कि अंधेरे में सुनी गई सरगोशियां बयां करती हैं। सोचिए, एक ऐसी चेतावनी जो चेतावनी कम और नियम ज्यादा लगती है। एक ऐसा नियम जो न जाने कितनी पीढ़ियों से दुमास के अंधेरे का हिस्सा बना हुआ है। और यही नियम आगे चलकर हमारी कहानी का केंद्र बनने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक कॉलेज कैंटीन से। वही 5 दोस्त बैठे हैं, रिया, आरव, नील, कुशल और मयूर। गोवा, मनाली, सब आम जगहों से बोर हो चुके थे। तभी मयूर ने बिल्कुल धीरे से एक नाम लिया, एक ऐसी जगह का जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिन में भी। और वो नाम था दुमास बीच। सूरत शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर, अरब सागर के किनारे। पता है, जैसे ही ये नाम लिया गया ना, पूरे ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा गया। क्योंकि देखिए, ये कोई इंस्टाग्राम रील्स वाला बीच नहीं था, ना ही यहां पार्टियां होती थी। ये वो जगह थी जिसके किस्से गांव के बुजुर्ग सुनाते थे, और उन किस्सों में रोमांच कम और डर कहीं ज्यादा होता था। और बात ये थी कि ये कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थी। वहां के लोकल मछुआरे सूरज ढलने के बाद अपनी नाव पानी में उतारते तक नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोगों का मानना था कि ये पूरा बीच एक सदियों पुराने शमशान घाट पर बना है। और वो चेतावनी कि रात को कोई आवाज दे तो पलटना मत, ये तो हर घर की सीख थी। तो काफी बहस के बाद दोस्त मान गए, लेकिन एक शर्त पर, कि सिर्फ दिन में जाएंगे। अगली दोपहर जब वो लोग वहां पहुंचे तो नजारा बिल्कुल अलग था। मतलब पूरा बीच लोगों से भरा हुआ, बच्चे खेल रहे हैं, एकदम मेले जैसा माहौल। लेकिन इस पूरी भीड़ और चहल पहल के पीछे भी कुछ अजीब था। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वहां, वो है वहां की रेत। वो आम सुनहरी रेत जैसी नहीं थी, बल्कि काली थी, अजीब सी काली। और जैसे ही वो लोग भीड़ से थोड़ा आगे निकले ना, एक अजीब सा, आप कह सकते हैं, खालीपन सा महसूस होने लगा। तो रिया के पूछने पे मयूर ने उस काली रेत का राज बताया। देखिए, विज्ञान के हिसाब से तो इसमें आयरन जैसे खनिज ज्यादा हैं, इसलिए काली है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही मानते हैं। मयूर ने बताया कि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट हुआ करती थी, और मृतकों को जलाने के बाद जो राख बचती थी, उसी ने इस मिट्टी का रंग हमेशा के लिए काला कर दिया। अभी वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि एक बुजुर्ग आदमी, शायद वहां कुछ कचरा उठा रहा था, उनके पास आया और एकदम धीमी अजीब सी आवाज में गुजराती में बोला, आती नीचे घણા લોકો સૂઈ રહ્યા છે। जिसका मतलब था, इसके नीचे बहुत लोग सो रहे हैं। बस इतना कहकर वो चुपचाप आगे निकल गया, पर अपने पीछे ना एक अजीब सी कंपकंपी छोड़ गया। धीरे धीरे शाम ढल रही थी, और तभी कुशल की नजर दूर एक टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। बस उसने जिद पकड़ ली कि चलो वहां चलकर देखते हैं। रिया और आरव ने तो सीधा मना कर दिया, पर वो मयूर और नील को मनाने में लग गया। और बस यही वो फैसला था जिसने उस शाम का पूरा खेल बदल दिया। शाम के कोई 4 बज रहे होंगे। ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। रिया और आरव तो रुके रहे। थोड़ी दूर जाकर नील को भी कुछ ठीक नहीं लगा तो वो भी वापस आ गया। लेकिन मयूर और कुशल आगे बढ़ते गए उस खंडहर की तरफ। वादा किया था कि 6 बजे तक वापस आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। जब तक मयूर और कुशल उस खंडहर से वापस लौटे, अंधेरा हो चुका था। आसमान का रंग बिल्कुल बदल गया था। उन्होंने अंदाजे से चलना शुरू किया, सोचा कि भीड़ वाली जगह मिल जाएगी, पर ऐसा लग रहा था जैसे बीच का कोई अंत ही ना हो। चारों तरफ बस रेत और अंधेरा। वो लोग बुरी तरह से भटक चुके थे। और जैसे ही दुमास पर रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया, वो सारी कहानियां, वो सारे किस्से जो उन्होंने सुने थे, अब एक एक करके सच होने वाले थे। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने जा रही थी। सबसे पहले शुरुआत हुई एक आवाज से। हवा के झोंके के साथ एक बहुत ही मीठी सी आवाज आई जो कुशल का नाम पुकार रही थी। कुशल। आवाज इतनी साफ थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि आ कहां से रही है। कभी समंदर से, तो कभी अचानक पीछे से। और फिर एक और आवाज, इस बार मयूर के लिए। एकदम आम गुजराती लहजे में किसी ने पूछा, मयूर तुम कर ही रहे हो छे? मतलब मयूर तुम क्या कर रहे हो? ये सुनते ही मयूर का खून जैसे जम गया, क्योंकि ये आवाज उसकी दादी की थी।
वो दादी जो 8 साल पहले खेत से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तो जैसे उनके सारे होश पर हमला हो गया, एक के बाद एक। पहले अचानक हवा में जलती हुई लकड़ियों की गंध आने लगी, फिर दूर उन्हें एक सफेद सा धुंधला सा साया दिखा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही न जाने कहां से 10-12 कुत्ते आ गए और उन्हें घेर कर जोर जोर से भौंकने लगे। और इन सब के बीच एक और आवाज, राम नाम सत्य है, जैसे कोई अंतिम यात्रा अंधेरे में से सीधी उन्हीं की तरफ आ रही थी। उस अंतिम यात्रा से बचने के लिए वो दोनों पागलों की तरह भागे और समंदर के पानी में घुस गए। जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सब गायब। लेकिन तभी समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति ऊपर उठने लगी। वो क्या था उन्हें नहीं पता। उनकी तो चीख भी गले में ही अटक गई और वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। इधर पूरी रात नील, रिया और आरव उनका इंतजार करते रहे। फोन भी नहीं लग रहा था। अगली सुबह वो लोग मयूर के मामा और पुलिस को लेकर वापस बीच पर पहुंचे और बीच बिल्कुल शांत था, खाली। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो लोग पानी के किनारे तक गए और वहां मयूर और कुशल बेहोश पड़े मिले, कपड़े पूरे गीले और जिस्म पर वही काली चिपचिपी रेत लगी हुई थी। उन्हें घर ले आया गया, पर वो जिस्म से तो वापस आ गए थे, रूह शायद वहीं बीच पर छोड़ आए थे। जब होश आया तो दोनों तेज बुखार में थे। वो रात उनके दिमाग पर ऐसे चिपक गई थी जैसे वो काली रेत उनके जिस्म पर। और इस बात को सालों हो गए हैं, पर वो आज भी नींद चीख उठते हैं। मयूर को तो आज भी कभी कभी जलती लकड़ी की महक आती है, वही महक जो उसे वापस उस अंधेरी रात में खींच ले जाती है। दुमास आज भी वही है, दिन में वही भीड़, वही शोर, और रात में वही सन्नाटा और उसकी कहानियां। ये पूरा वाकया एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि क्या वाकई कुछ जगहों की मिट्टी में उनकी यादें बस जाती हैं? और आखिर क्यों कुछ जगहें अपने अतीत को, अपने इतिहास को कभी पीछे छोड़ ही नहीं पाती?